हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं मेरे भाई, स्वागत करता हूं। आज हम लोग डेरिवेशन की जो सीरीज चला रहे हैं, आज हम फर्स्ट फिजिक्स को खत्म कर देंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को आज हम लोग पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे भैया। क्या आप लोग तैयार हो मेरे पढ़ाकू आर्मी? क्या आप लोग तैयार हो मेरे पढ़ाकू आर्मी? अगर तैयार हो तो बोलो कमेंट में यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्या तैयार हो? देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुका है। हमारे साथ सुमित जुड़ चुके हैं, रश्मि जुड़ चुकी हैं, आदित्य जुड़ चुके हैं, हर्ष जुड़ चुके हैं, मुकीम जुड़ चुके हैं, नूर जुड़ चुकी हैं, सना जुड़ चुकी हैं, सायरा जुड़ चुकी हैं। सबका वेलकम है आज की इस क्लास में। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। तहे दिल से सबको गुड इवनिंग। सब लोग जुड़े रहिए और सब लोग मेरे भाई नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाते चलना है, एक एक चीज को क्लियर करते चलना है मेरे भाई। बोलो यस, ऐसा करोगे? बोलो हाँ 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 हाँ, बोलो हाँ 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 हाँ, यस। तो आइए हम बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जरा गौर फरमाइएगा कि ख्वाब टूटे हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। हम वे हैं, हम वे हैं जिन्हें देखकर, हम वे हैं जिन्हें देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। क्या बात बोली? जरा सुनना फिर से कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। हम वे हैं जिनको देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा है मेरे भाई, मुश्किलें भी शर्मिंदा है। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। तो क्या रहा है पहला प्रश्न? आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है मेरे भाई। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा का शिखरमान तथा वर्ग माध्य मूल मान से क्या समझते हैं? इनमें संबंध प्राप्त कीजिए। बहुत सही, पहली चीज। फिर एक प्रश्न मैंने अपनी तरफ से लिखा है क्या कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान आईआरएमएस से क्या समझते हैं? बहुत सही। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध क्या है? प्राप्त करना है। तो पहले तो मेरे भाई दोनों की डेफिनेशन बताना है, फिर उस संबंध को हमें ज्ञात करना है। चलिए ठीक है भैया, 3 अंक आपको सामने दिख रहा है प्रश्न। तो आइए 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 पहला प्रश्न लगाते हैं। पहला है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, ये बताना है मुझे। फिर वर्ग माध्य मूल मान बताना है, फिर आगे डेरिवेशन करना है। चलिए चलिए, तो पहला जो है, पहली हेडिंग है हमारी प्रत्यावर्ती। सब लोग क्वेश्चन भी लिख लिया करो मेरे भाई, नहीं रिवाइज के टाइम बहुत दिक्कत होगी। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ एसी। शिखर, शिखर, ओ शिखर बोलना है, शिखर नहीं मुरलाला। शिखर मान, ये हमारी आज की पहली हेडिंग है जो पूछा गया है। क्या आप लोग तैयार हैं हमारे साथ? बोलो यस, बोलो यस, बोलो यस। ये, अब ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान का, शिखर मान का मतलब होता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब होता है आयाम, जहां पे धारा का जो मान हो वो मैक्सिमम हो। तो प्रत्यावर्ती अपने मध्यमान से, प्रत्यावर्ती जो धारा है वो अपने मध्यमान से एक और जितना अधिकतम मान प्राप्त करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं धारा का शिखर मान। हम ग्राफ के दृष्टिकोण से भी आपको समझा देंगे। पहले तो हमें लिखना है मेरे भाई, पहले हमें क्या करना है मेरे भैया? लिखना है। तो पहले लिख दिया जाए। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सुनना कि हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा अपने मध्यमान से, मध्यमान से एक और, समझा देंगे हम इसको, चिंता नहीं करना है। एक और जितना अधिकतम मान प्राप्त करते हैं, एक और जितना अधिकतम, अधिकतम प्रत्यावर्ती धारा अपने मध्यमान से एक और, एक और, एक और, यहाँ पे मध्यमान से एक और, यहाँ एक शब्द भी है,
थोड़ा सा हम इसको पहले बना देते हैं, थोड़ा रिव्यू कर देते हैं। एक शब्द भूल गए हैं, मिस हो गया है। एक, एक क्या बोलेंगे, एक, एक और जितना अधिकतम मान प्राप्त करती है, प्राप्त करती है, उसे उसे प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों के लिए बोला जाता है। उसे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। शिखर मान कहते शिखर मान कहते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसे इसे आई नॉट से व्यक्त किया जाता है या व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं मेरे भैया, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये छोटी सी क्या है आपकी हेडिंग। जैसे देखो समझाने के लिए क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा है। हमारे पास क्या, एक प्रत्यावर्ती धारा, हमारी प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलती है, सबको पता है, अप एंड डाउन। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो प्रत्यावर्ती धारा हमारी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ पे अपने मध्य मान से एक और जितना अधिकतम मान प्राप्त कर रही है, एक और जितना अधिकतम मान प्राप्त कर रही है, यहीं पे इसकी होती है पीक वैल्यू। इसी को बोलते हैं हम लोग आई नॉट। इसी को क्या बोलते हैं, आई नॉट। यही मैंने लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा अपने मध्यमान से एक और जितना अधिकतम मान प्राप्त करती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। बोलो हाँ। इसे आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। बोलो हाँ। चित्र बनाने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है मेरे लाला। यस। अगली हेडिंग है हमारी कौन सी, बोल क्या पूछा है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो अगली हेडिंग है हमारी भैया, वर्ग माध्य मूल मान से क्या समझते हैं, मतलब किसकी, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसको बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप की होती है, अब इतनी भी क्रिटिकल नहीं है कि समझ में ना आए। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से करें। ठीक है मेरा भाई। अब इसको क्या कहते हैं, जरा सुनना, जरा सुनना, जरा सुनना, जरा जरा सुनना, तुम मेरे छोटू हो। तो हम इसको क्या है, एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल का मतलब होती है प्रत्यावर्ती धारा एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आएगी, फिर देखो ये पूर्ण साइकिल होता है। आप देखो इतना अप गई, फिर उतने डाउन, इसको बोलते हैं पूर्ण साइकिल। तो एक पूर्ण साइकिल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन आपको लिख देते हैं भैया। क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए, मतलब एक साइकिल के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए लिए धारा के वर्ग, धारा के वर्ग मतलब आई स्क्वायर, धारा के वर्ग मतलब आई स्क्वायर, धारा के वर्ग के औसत औसत मान, औसत मान के वर्ग के वर्गमूल, मतलब रूट में वर्गमूल को, वर्गमूल को धारा का, वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, कहते हैं। क्या इतनी बात सही है, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही मेरे भाई। इसे इसे आई एम एस से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं, यानी लिखते हैं, करते
हैं तो हैं तो हैं। IRMS का मतलब होता है, RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, इसी को बोलते हैं धारा का वर्ग मध्य मूलमान, रूट मीन स्क्वायर। आप इसको शॉर्ट में पढ़ दो, आई रमेश। अरे आई रमेश, रमेश मतलब RMS, रमेश मतलब रूट मीन स्क्वायर, उसको हम शॉर्ट में बोल देंगे आई रमेश। तो बोला आवा ना, ये हो जाएगा आपका आई रमेश के नाम से हम इसको याद रख सकते हैं। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? तो इसको थोड़ा सा मेरे छोटू में इसको छोटा करता हूं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको फार्मूला जो होता है IRMS बराबर होता है, IRMS बराबर होता है I0 बटे √2। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, छोटा फार्मूला है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी का हमें क्या करना है, संबंध भी प्राप्त करना है, इसी का हमें क्या करना है, संबंध भी प्राप्त करना है। तो अब इसको हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन। क्या करेंगे, डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन, बोलो डेरिवेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इन दोनों में संबंध निकालना है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और I0 में संबंध। तो हम लिख सकते हैं, आइए बढ़ते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं, इस छोटी हेडिंग में लिख देते हैं, आप समझ जाओगे। तो देखो हम लिखेंगे क्या, आई आर एम एस तथा I0 में संबंध, यही तो निकालना है, संबंध स्थापित करना है, संबंध। ये तो इतने हम समझ जाएंगे ना। IRMS का मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान तथा शिखर मान में संबंध। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो यस। ये हमारी हेडिंग है। अब इसी को हमें क्या करना है, निगमन करना। अब तुम्हें ध्यान से सुनना है। अब चूंकि देखो ध्यान से सुनो, जो अभी दूसरी वाली डेफिनेशन क्या कह रही थी, क्योंकि बहुत ध्यान समझना है भैया। अब यहाँ पे तुम्हें एक लाइन फोकस करना है, क्योंकि IRMS जो होते हैं मतलब क्या, धारा का वर्ग माध्य मूलमान, यानी आई रमेश बराबर क्या होता है, देखो एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग, धारा का वर्ग करना है, कि औसत मान, औसत मान का मतलब उसका पूरा मान निकालना यानी इंटीग्रेशन करना है, वर्गमूल का मतलब रूट में लेना है। ये तीन बातें इसमें कह रहा है। देखो आगे क्या कह रहा है कि पहले तो रूट, देखो भैया एक कुल मिला के आपको औसत मान निकालने का फार्मूला क्या है, पहले क्या है, धारा का वर्ग, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का वर्ग। और धारा किसके साथ बदल रही है, समय के सापेक्ष। और कहां से कहां तक बदलेगी भैया, 0 से T तक। देखो यहाँ पे ग्राफ अगर बनाया जाए, ग्राफ से अगर दिखाया जाए तो यहां से यहां तक, यहाँ पे अपना 0 होता है, यहाँ एक पूर्ण चक्र पर T। तो धारा का मान पूर्ण चक्र के लिए बोला जा रहा है ना, तो धारा का औसत मान हमें कहां से कहां तक निकालना है, 0 से T तक निकालना। धारा का मान क्या है, 0 से T तक का क्या है निकालना, क्योंकि एक पूर्ण चक्र के लिए। तो इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन 0 से टी तक, 0 से क्या करेंगे, टी तक क्या करेंगे, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। और यहाँ पे T2 माइनस T1 होता है, तो अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। अंतिम समय आपका T है, प्रारंभिक समय कितना है, प्रारंभिक समय कितना है आपका 0। तो ये होता है, सूत्र है, औसत धारा निकालने का फार्मूला होता है भैया, ये फार्मूला है। अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, अंतिम समय का मैंने टी लिया है, प्रारंभिक समय को क्या लिया है मैंने 0। तो T2 माइनस T1 के स्थान पे T माइनस 0 लिख दिया। और 0 से T तक क्या है, धारा बदल रही है, यानी T1 से T2 तक धारा का मान क्या है, बदल रहा है। धारा क्या है, वर्ग। ठीक है। अब यहां से वर्ग हटाएंगे, तो अगर हम वर्ग हटाएंगे, रूट हटाएंगे, तो इधर IRMS पे स्क्वायर लग जाएगा, और इधर बचेगा क्या, ये 1/T बाहर आ जाएगा रूट के, और रूट के तो बाहर आ ही जाएगा, इंटीग्रेशन के भी बाहर कर दिए इसको हमने। क्या बचा, हमारा क्या बचेगा, I² dt बचेगा। क्या इतनी बात सही है? यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो इधर से रूट हट जाएगा, IRMS पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे IRMS स्क्वायर ऐसे रहने दो, फिर 1/T रहने दो। अब चूंकि चूंकि I बराबर क्या होता है,
आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी भी ग्राफ का जो धारा होती है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये धारा का मान है, ये धारा समीकरण है। धारा समीकरण क्या होता है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। भाई जिसको दिक्कत हो रही है चैप्टर नंबर 7 में जाए, पूरा डिटेल वीडियो देखे, क्योंकि वहां से एक बार देखोगे फिर ये समझोगे तो क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। भाई मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं करा सकता, मैं सिर्फ बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया हमें आंसर के हिसाब से इसका रिक्वायर आंसर देना है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, उतना ही आंसर देना। तो यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये किसका मान है? साइन आई का, इंटू डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे आई स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, आई स्क्वायर नॉट बाहर चला आएगा, बटे टी, इंटीग्रेशन क्या बचेगा? 0 से टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब यहां पर मेरे भाई प्योर मैथ लगेगी, इसको नहीं करना है। अब यहाँ पे प्योर मैथ लगने वाली है। अब आपको हम साइड में पहले एक चीज आपको सिखाते हैं, साइड में हम पहले आपको एक चीज आपको सिखाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो पहले हम आपको बताते हैं कॉस 2x का जो फार्मूला होता है वो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे साइन का हम इधर लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बराबर 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। और साइन एक्स अगर अकेले हम कहेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। जहां जहां x है यहाँ पर क्या है? ओमेगा टी है। जहां x है वहां क्या है? ओमेगा टी। तो यहाँ पे रखते हैं, देखो तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि दिखते रहे। तो आई नॉट स्क्वायर बटे टी, कोई बात नहीं, इसको रिवाइज कर लेना, फिर से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 से ये टी हो जाएगा। अब इसके स्थान पे हम क्या लिखने हैं? ये तो 1 माइनस कॉस 2x। x कितना है मेरा? x हमारा है ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी हो जाएगा, 2 ओमेगा टी बटे क्या हो जाएगा? 2 इंटू डी टी। एक्स के स्थान पे क्या है? ओमेगा टी, तो 2 है तो 2 ओमेगा टी लिख दिया। बस इतनी ही सी बात करना है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं करना है। अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, 2t हो जाएगा। अंदर इंटीग्रेशन क्या, 0 से t बचेगा, 1 माइनस कॉस सॉरी 2 ओमेगा टी इंटू बचेगा डी टी। अब दोनों का क्या करना है मेरे भाई? समाकलन करना। मैं यही साइड में कर दे रहा हूं, दोनों का क्या करना है? समाकलन। तो समाकलन करने के लिए क्या होगा, देखो बराबर तो आपका चल ही रहा है आई आर एम एस, बराबर आपका चल ही रहा है क्या? आई आर एम एस स्क्वायर चल ही रहा है, बराबर क्या होगा? क्या बच रहा है? आई नॉट स्क्वायर बटे क्या बच रहा है बच्चा? 2t। क्या बच रहा है? 2t। अंदर देखो अब समाकलन होगा, एक का समाकलन करना है कि t के सापेक्ष, तो हो जाएगा t। एक का समाकलन करना है t के सापेक्ष, तो हो जाएगा t। बोलो सही है? यस 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 यस। अब तुम्हें करना है cos x का समाकलन। cos x, cos 2 ओमेगा टी है उसको छोड़ो, तुम cos t का समाकलन करो। cos t का समाकलन क्या होता है? cos t का समाकलन क्या होता है? sin t। कितना होता है? sin t। t कितना है हमारा? 2 ओमेगा टी बटे जो भी टी का गुणांक है वो चला आता है समाकलन में नीचे, 2 ओमेगा चलाएगा नीचे, जो लिमिट हमारी है 0 से टी ऐसे चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलने दो ऐसे। आई नॉट स्क्वायर बटे 2t, बोलो सही है। अब यहाँ पे लिमिट रखते हैं। लिमिट क्या है सबको पता है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, टी के स्थान पे कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी बटे 2 ओमेगा। ये तो मैंने कह दिया पहले अपर लिमिट रख देना है, फिर माइनस करके क्या रखते हैं? लोअर लिमिट। जब टी के स्थान पे, यहाँ पे टी के स्थान पे जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ फिर साइन में 2 ओमेगा टी है ना, टी के स्थान पे फिर 0 रखेंगे तो फिर से साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो इसलिए इधर की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो एक बार 0 लिख दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है।
सही है सर, सही है, अभी तक तो सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। अब इस चीज को हम हटा सकते हैं, इसका मैंने यूज कर लिया है, ठीक है, हटा दिया मैंने, ये हट गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चा, इसको मैं एज इट इज उतार लेता हूँ, 2t, प्योर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है। अब एक चीज आपको यहाँ पे मेरे भाई और तुम्हें समझाऊंगा मैं। अब चूंकि यहाँ पे देखो एक चीज और, t बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, टू सॉरी, हाँ 2 पाई बाई, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये आवर्तकाल है, ये क्या है आपका, एक चक्कर में लगा समय है, प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर पूरा करने में ये लगा समय है, तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और ये चीजें क्लास आप जाके चैप्टर नंबर 7 में जाइए, खूब डिटेल में इसको पढ़िए, है ना, तब इधर आइए, तब आपको ये तैयार होगा। नहीं ये तो भाई बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत है, ये मैथ मैथ वाला फिर भी इसको पकड़ लेगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं 2 पाई बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, टी ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तो टी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ साइन है 2 ओमेगा, ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, देखो ये ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं बटे 2 ओमेगा, इतनी बात हो गई, ठीक है सर। अब यहां से क्या करना है, ध्यान से सुनना, I0² है, 2t है। अब एक चीज यहाँ पे देखो, t हो गया, अब ये दो दूना क्या हो जाएगा, 4, दो दूना क्या हो जाएगा 4, और साइन 4 पाई का मान क्या होता है, 0, साइन 4 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 10 पाई 100 पाई 2 लाख पाई, सब में साइन में जो इंटीजर की संख्या होती है उसमें साइन का मान क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0। पर यहाँ से टी कट गया, बचा क्या कितना, I0² बटे 2, और इधर क्या है हमारा IRMS² चल रहा है, वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर यहां से वर्ग हट जाएगा, IRMS, यहां से भी वर्ग हट जाएगा, बटे जहां नहीं है वहां रूट लग जाएगा। भैया यही तो फार्मूला है अपना, यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था मेरे भाई, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको पहली लाइन दिक्कत दे रही है, यस, अगर आपको पहली लाइन दिक्कत दे रही है तो औसत फार्मूला, औसत धारा का औसत मान निकालने का ये फार्मूला है, जो अपना ये होता है, मैं साइड में तुम्हें करा दे रहा हूं, क्या जो धारा, ये मैं बगल में बता रहा हूँ, T1 से होता है T2, धारा में जो परिवर्तन है समय के सापेक्ष होता है, ये आप डिटेल वाली क्लास में चले जाएंगे देखेंगे तो आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको एक दो बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, आई होप क्लियर। मैं ये सारी चीजें हमको नहीं लिखना, ये सब चीजें हमें जानकारी में होनी चाहिए। ये हमारा डेरिवेशन इतना लिखना है, इतना ये लिखना है, और फिर इसको इतना लिख देना, बस खत्म। इसको थोड़ा से और भी सॉल्व कर देता है, √2 का मान जो है, √2 का मान 1.414 होता है, उसको रख के भाग कर देता है, तो ये वाला डाटा इतना भी कई कई बार सिद्ध करने के लिए कह देता है कि 0.707 I0। यार ये कैसे आया, बहुत आसान है छोटू, √2 का मान रख दो नीचे, 1.414 भाग कर दो वो ऊपर एक से, तो आ जाएगा 0.707 I0। ये भी आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है मेरे भाई, आ सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे पे की ओर, अब हम दूसरे कदम की ओर बढ़ेंगे भैया, दूसरे कदम की ओर बढ़ेंगे। दूसरे कदम मतलब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। क्या आप लोग अब तैयार हो, इसको रिवाइज करो मेरे भाई, ये प्योर मैथमेटिक्स लगी है, इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा मेरे भाई, करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर, जो बच्चा एक बार पढ़ा है रिवाइज कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने बता दी कहां से कौन आ रही है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये आया नहीं, बहुत बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले वाले की इंपॉर्टेंस थोड़ा कम थी, पर इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है, पर ये तो मैं कह रहा हूं आऊंगा, ये तो मैं कह रहा हूं आएगा आएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन।
कि श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कर दिए। अनुनादी आवृत्ति किस पर निर्भर करती है ये बताना है। एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का प्रतिबंध बताना है। ये सब कुछ एलसीआर सर्किट ये आई हुई है। क्या क्या पूछा है, प्रतिबाधा पूछा है, क्या क्या पूछा है, सब कुछ निकालना है। उससे पहले मैं आपको एक 4 लाइन सुनाता हूं या 2 लाइन सुनाने के बाद मोटिवेशन, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। भैया भैया सुनो, मुझे यह सत्य पता है, मुझे यह सत्य पता है एक दिन मरना है, मुझे यह सत्य पता है एक दिन मरना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बड़ा करना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ क्या करना है, बड़ा करना है। तो भैया मरना सबको है, तो उससे पहले क्यों ना हम कुछ बड़ा करके ही मरे, जो जीवन में लोग हमारे मरने के बाद भी लोग हमें क्या करें, याद करें। जैसे न्यूटन हो गए, आइंस्टाइन हो गए, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी जिंदा हैं, मरने के बाद भी क्या है, जिंदा हैं। तो कुछ ऐसा करना है, मरना तो है लेकिन कुछ ऐसा करना है कि लोग जीवन भर याद रखें। क्या ऐसे मोटिवेशन चलेगा आपका? क्या ऐसे मोटिवेशन के साथ जीवन बिताना चाहेंगे? यस यस यस। तो आइए हम अपने बढ़ते हैं प्रश्न पे। प्रश्न हम सारे पहले पढ़ देते हैं, क्या क्या पूछा है। देख मेरे भाई, क्या है, श्रेणी अनुनाद, श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त करना। ठीक है सर। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है? ठीक है सर, सब बताएंगे। अगला प्रश्न है, अनुनादी आवृत्ति से क्या समझते हैं? ठीक है सर। एलसीआर अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध, अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति ज्ञात करना। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर क्या है, प्रेरकत्व यानी प्रेरकत्व को एल बोलते हैं, धारिता यानी सी, प्रतिरोध यानी आर से संयुक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। सही बात है। वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है सर। अगला प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल सी आर के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बहुत सही सर। परिपथ में प्रतिबाधा निकालना है, वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर निकालना है, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा की प्रकृति बताना है। ठीक है सर। एलसीआर सर्किट, एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। ठीक है सर। सारे क्वेश्चन एक तरफ से करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसमें जितना पूछा सब कराऊंगा, सब कराऊंगा, सब कराऊंगा। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बोलो यस, बोलो यस, बोलो यस। तो सबसे पहले मैं भाई आपको क्या बताऊंगा, श्रेणी एलसीआर परिपथ बताऊंगा, फिर उसी में अनुनादी आवृत्ति निकालूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है आपको? बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो वो मुझसे पूछ लेगा, भैया उसको डाउटेशन हम क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। अगर कुछ भी डाउट आएगा फटाक से कमेंट करना, मैं तुरंत उस कमेंट का क्या करूंगा, जवाब दूंगा भाई, तुरंत उस कमेंट का क्या करूंगा, जवाब दूंगा। ठीक है मेरे भाई, क्या आप तैयार हैं हमारे साथ? अरे बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। सबसे पहला प्रश्न है मेरे भैया, ठीक है, तो आराम से सब लोग एक एक बातें लिखेंगे। देखो 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 देखो, क्या श्रेणी अनुनादी परिपथ, पहले तो हम आपको एलसीआर परिपथ बता देते हैं और उसी को अनुनादी परिपथ भी बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जी हम सुनेंगे आपकी खातिर, मेरे दिल का जहां है बाकी। कह रहे देखिए, श्रेणी एलसीआर परिपथ में एसी के तो देखो 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 देखो, चालू किया जाए, मैं कहां से चालू करूं ये सोच रहा हूं। हर एक क्वेश्चन का जवाब देना तो है मेरे को, और ये सोच रहा हूं अच्छे से जवाब दिया जाए। तो समझिए समझिए समझिए। सबसे पहले हम आपको श्रेणी एलसीआर परिपथ बताते हैं क्या है। ठीक है, श्रेणी अनुनाद परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त करना है। अनुनादी आवृत्ति, ठीक है, सब एक साथ सब क्लियर क्लियर हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एलसीआर सर्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एलसीआर। चलो, तो हेडिंग पहली जो होगी हमारी, एक एक आंसर देना है, सारे आंसर आपके होंगे। पहला जो होगा, श्रेणी एलसी आर परिपथ, मतलब इसको हम क्या करेंगे, तीनों को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना है मेरे भाई? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है?
इसको हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक चीज को ध्यान से समझना है। अब इसमें देखो LCR क्या है, L मतलब प्रेरकत्व, C मतलब धारिता, R मतलब प्रतिरोध। सारे बच्चे इसको पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। अगर इसको और बहुत बढ़िया डिटेल में जानना चाहते हो, पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर नंबर 7 पढ़िए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहां पर जितना पूछा गया है मैं कोशिश उसमें करूंगा हर चीज बता के आपको क्लियर करता चलूंगा। तो पहले तो समझो हमारा LCR परिपथ क्या है। LCR परिपथ, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम बताते हैं भैया क्या, कि ऐसा परिपथ पहले आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलें। ऐसा परिपथ जिसमें जिसमें क्या क्या लगा है, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व L, धारिता C, तथा प्रतिरोध, प्रतिरोध प्रतिरोध R, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती स्रोत से, प्रत्यावर्ती स्रोत से, प्रत्यावर्ती स्रोत आपका ये होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, उसे उसे श्रेणी LCR परिपथ कहते हैं। पहली चीज क्या ये क्लियर हुआ, कहते हैं पहली चीज ये हमारी हो गई, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी LCR परिपथ कहते हैं। पहली चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। बहुत ध्यान से समझना है मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना है। अब जो जो कहा है वो हम देखें, परिपथ चित्र, इसका हम चित्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र हम इस साइड बना रहे हैं, कलर चेंज किया जाए। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो, एक मिनट, ये फिर हमारे पास क्या है, पहले तो मैंने इस तरह का चित्र बनाया, फिर इस तरह से बनाया, फिर मैं आगे ले जा रहा हूँ इसको, फिर मैं इसको ऐसे 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 कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा मेरे लाल वाल गोपाल लोग। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगाता हूँ, फिर मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी, यही हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती स्रोत वोल्टेज। और ये हमारा जो ये जो कुंडली नुमा बना है उसको हम लोग बोलते हैं L। क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। क्या बोलते हैं, L यानी प्रेरकत्व। ये जो दोनों डंडा समान है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक, यानी कि संधारित्र। ये हमारा क्या होता है, R। ये हमारा क्या होता है, R। अब देखो ध्यान सुनना, LCR, LCR, L के सिरों का जो विभवांतर होता है, L के सिरों का यानी कुंडली के सिरों का विभवांतर हम क्या बताए थे, क्या बताते हैं, VL। और संधारित्र के सिरों का विभवांतर VC, और इसके सिरों का विभवांतर क्या होता है, VR। ये तीन तरह से क्या होते हैं, विभवांतर होते हैं। तीनों LCR सर्किट में तीनों का विभवांतर अलग अलग, VL VC VR। ये तीनों का जो है क्या होता है, सिद्धांत। सिद्धांत मतलब सिद्धांत नहीं करें, मान होता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे वी आर देखो, जो सुनो ध्यान से, वी आर ओम के नियम में क्या होता है, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। ओम के नियम में क्या, V इंटू V बराबर I इंटू आर। भैया I इंटू क्या होता है, R होता है। अब यहाँ अगर प्रतिरोध मैं ले रहा हूं तो ये हो जाएगा V बराबर
आई इंटू आर हो जाएगा, प्रतिरोध V बराबर आई आर होता है। लेकिन अगर मैं वी एल लूं तो क्या होगा, धारा तो हमारी आई ही रहती है, लेकिन आपको सिखाया गया है क्या कि जब कुंडली होती है, जब कुंडली लगी होती है तो वहां पर प्रतिरोध का काम कौन करता है, धारती और सॉरी प्रेरकी प्रतिघात, क्या बोलते हैं उसको, एक्स एल, याद आया। जब संधारित्र में जब संधारित्र यानी सी में, जब सी में विभवांतर पूछा जाता है तो आई इंटू आर होना चाहिए, लेकिन वहां पे आर कौन होता है, धारती प्रतिघात, क्या बोलते हैं इसको, एक्स एल। यहाँ पे आर एक्सएल एक्सी तीनों क्या है, प्रतिरोध का ही काम करते हैं। लेकिन जब चालक तार में प्रतिरोध होता है वो आर होता है, कुंडली में जो प्रतिरोध है वो एक्सएल, एक्सएल का मतलब क्या होता है, धारती प्रेरकी प्रतिघात, और एक्ससी का मतलब है धारती प्रतिघात। मेरे भाई इसको मैं फिर से कह रहा हूं, प्लेलिस्ट में आपको जाके अच्छे से एल सर्किट अलग से पढ़ना है, सी सर्किट अलग से पढ़ना है, आर सर्किट अलग से पढ़ना है, तीनों सर्किट आप अलग से पढ़ लोगे, फिर तीनों सर्किट को मिलाकर ये एलसीआर सर्किट बनाई गई है। ठीक है, तो तीनों को आप अलग से जाके वहां से पढ़ लो मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो गया, तीन तरह से हमारा क्या होगा, विभवांतर हो गया। अब एक चीज हमें पता है, फिर से मैं कह रहा हूं पढ़ना पड़ेगा आपको, एलसीआर सर्किट अलग अलग से, अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहां पे क्या होता है कि एल के सिरों पे, एल मतलब प्रेरकत्व, सी मतलब संधारित्र, आर मतलब प्रतिरोध, पर ये धारा कहीं कहीं पे पश्चगामी होती है, अग्रगामी होती है, समान कला में होती है, तीनों में स्थिति मैंने पीछे क्लास में बता रखा है। तो एलसीआर सर्किट अलग अलग से आपको पढ़ के आना है, फिर इसको देखना है और क्लियर हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि जरूरी है। अब धारा वोल्टेज वीएल से कला में 90 अंश अग्रगामी है। अगर प्रेरकत्व का वोल्टेज है तो धारा इससे वोल्टेज में, जो धारा है वोल्टेज में 90 अंश पश्चगामी होती है। अगर यही संधारित्र का वोल्टेज है तो धारा वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है। अगर प्रतिरोध के सिरे का वोल्टेज के बीच पूछा जाए तो धारा वोल्टेज का साथ समान कला में होती है। तो इस बात को हम इधर इस साइड में लिखेंगे, बैक साइड में जो बता रहा हूं एक एक बार। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं भी 3 पॉइंट तो हमें लिखना ही पड़ेगा कि धारा धारा आई, वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज ले रहे हैं पहले, एल वाला वोल्टेज, एल यानी वीएल ले रहे हैं, इसका मतलब प्रेरकी प्रतिघात के सिरों का वोल्टेज है। धारा वोल्टेज वीएल से कला में 90 अंश पश्चगामी होती है, पश्चगामी होती है। ये सब चीज सिखा के आया हूं, एक बार आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बाकी जो पढ़ा है वो समझ रहा है। दूसरी बात क्या है कि धारा आई, धारा आई वोल्टेज, वोल्टेज वी सी से कला में, वीसी से कला में 90 अंश अग्रगामी होती, मतलब अग्रगामी का मतलब आगे, अग्रगामी होती है। चित्र के माध्यम से इसको सब समझाया गया है मेरे भाई। अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगा तीनों का एक साथ चित्र। तीसरा क्या है, जो धारा है हमारी, हमारी धारा जो आई है वो प्रतिरोध वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज लिया जाएगा, प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज, क्या होता है उसको वी आर बोलेंगे, वी आर से समान कला में होती है, समान कला में होती, मतलब इनका कलांतर जीरो होता है, समान कला में होती है। धारा वोल्टेज वी आर से समान कला में होती है, इसका मतलब है धारा वोल्टेज के बीच जो कलांतर है वो जीरो है। ठीक है, 90 अग्रगामी पश्चगामी को भी हम लोग समझते हैं। अब देखो एक चित्र के माध्यम से हमें क्या करना है, एलसीआर सर्किट का देखो भाई क्वेश्चन देखो, एलसीआर सर्किट का हमसे प्रतिबाधा पूछा है, तो पहले हम प्रतिबाधा निकालेंगे, फिर वोल्टता तथा धारा में संबंध बताएंगे, फिर अनुनाद की स्थिति बताएंगे, फिर अनुनादी आवृत्ति क्या है वहीं पर हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा निकालेंगे। एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सर्किट हो,
जब दो या दो से अधिक सर्किट हो, प्रतिबाधा को हम लोग जेड से लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक सर्किट होती है उसमें धारा के मार्ग में जो रिकॉर्ड उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। ठीक है सर। अब ये हमारे इसमें प्रतिबाधा निकालने चल रहे हैं। प्रतिबाधा निकालने के लिए हमें क्या है, ग्राफ पता होना चाहिए भाई। ग्राफ, अब फिर से एक ग्राफ बनेगा, वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे ग्राफ को ध्यान से देखना है मेरे भाई, सबको ध्यान से देखना है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान सुनो, ये जो तीन लाइन ऊपर मैंने लिखा है, इन्हीं तीनों लाइनों को यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पर तीनों लाइनों को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये तो हमारी होती है संदर्भ रेखा। इन तीनों लाइनों को अलग अलग से बताया गया है। आप पीछे जाके, कह रहा हूं, LCR सर्किट अलग अलग से देख के आओ, फिर जोड़ोगे, तीसरी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे भी क्लियर हो जाएगा फिर। अब यहाँ पे जब धारा हमारी इधर है, संदर्भ रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं संदर्भ रेखा। ये हमारी धारा है, और इधर भी, इधर ही जो VR है वो इधर ही है। VR का मतलब ये इधर ही है। इधर ही का मतलब है धारा के साथ साथ चल रहा है। जैसे जैसे धारा चली वैसे वैसे VR चला। VR का मतलब प्रतिरोध की शुरू का प्रतिरोध, दोनों एक ही दिशा में, इसलिए इनके बीच का जो कलांतर है, कला का जो अंतर है वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। लेकिन ध्यान से सुनना, फिर हमने क्या लिखा है, ध्यान से सुनो, एक और लाइन लिखिए, क्या कि जो धारा है, जो धारा है वोल्टेज VC से, यानी दूसरी लाइन, वोल्टेज VC से कला में 90 अंश क्या होती है, अग्रगामी। तो यहां पे देखो, यहां पर हम दिखाएंगे VC। अब यहां पे देखो ये क्या है, ये 90 अंश का एंगल बन रहा है। क्या धारा, क्या देख पा रहे हो, धारा VC से, ये जो धारा है अपनी आई, क्या VC से 90 अंश आगे नहीं है, बताओ। 90 अंश आगे तो है, 90 अंश आगे है ना, दिख रहा है कि नहीं। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। इसको मैं हटा देता हूँ, कई सारी चीजें ना मैं तुम्हें बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक। अब उसके बाद क्या है, पहली लाइन देखो, इसमें जो लिखी गई है, धारा वोल्टेज VL से 90 अंश पश्चगामी है। तो पश्चगामी में हम VL को यहां लेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब ये आगे है, तो कौन आगे है भाई, VL आगे है। कितना आगे है, 90 अंश आगे है। तो VL 90 अंश आगे कह दो, या फिर कह दो धारा 90 अंश क्या है, पीछे है। साफ साफ दिख रहा है ना। तो ये हो जाएगा, हटा दो इसको। अब ये हो गया, ठीक है सर, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का जो कलांतर है वो कितना है, 180 अंश होगा। अगर VL और VC के बीच का कलांतर पूछा जाए तो कितना बन रहा है, 180 अंश हो रहा है। यस। अब हमें क्या करना है, परिणामी निकालना है। अब परिणामी मैं देखो यहां निकालूं या मैं यहां निकालूं, दोनों तरीके से निकाल सकता हूं, कहीं से भी परिणामी निकाल सकते हो इन दोनों का। तो हम क्या करते हैं भैया, ऊपर निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, परिणामी लेते हैं। हम कह रहे हैं इसका परिणामी ये है, ये इसका परिणामी ये है, और परिणामी विभव ले रहे हैं, क्योंकि ये भी VR है भाई, ये VR है, ये VL है, ये VC है। तो इसका परिणामी हम क्या ले लेते हैं, इसका परिणामी हम कह रहे हैं V है। परिणामी क्या है, परिणामी विभव क्या है इसका, V है। ठीक है सर। अब यहां से हम कह रहे हैं कि ये कलांतर जो है फाई एंगल बना रहा है, फाई एंगल जो है बना रहा है। ठीक है सर। अब मैं किसी इसके एक पॉइंट पे बात करूं, कहीं भी बात कर सकता, अगर मैं इसके यहां इस वाले पॉइंट पे बात करूं, इस लाइन को अगर मैं मिलाऊं, तो देखो भैया ये वाला मान कितना होगा। ठीक है सर। फिर इस लाइन को मैं मिला दूं, ठीक है सर, मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझसे इतना मान पूछा जाए तो ये वाला मान कितना है, तो ये वाला मान कितना होता है, देखो यहां से यहां तक का जो मान है हमको बताना है। तो भैया हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे VL में से VC को माइनस कर देंगे, कि VL की तरफ ले हैं तो VL माइनस VC कर देंगे, VL माइनस VC। नीचे लेते तो VC माइनस VL हो जाता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये इतना VL माइनस VC है तो ये भी तो VL माइनस VC होगा। यस सर, होगा कि नहीं होगा, यस सर, होगा 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 होगा। तो हम यहाँ पे सदिश योग का नियम लगा सकते हैं। किसका नियम लगा सकते हैं, सदिश योग का नियम लगा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, सदिश योग का नियम लगा सकते हैं। इसको हम इस तरह से यहां भी ले सकते हैं। ठीक है भैया, हम यहां भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इसको हम काल्पनिक तरीके से दिखा दे रहे हैं कि यहां भी हम इसको लिया जा सकता है। आपको नहीं दिखाना है इसको,
तो यहां भी इसको लिया जा सकता है। तो देखो सर, अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनना है, असमांतर चतुर्भुज का हम योग निकाल लेते हैं। या तो हमें कर्ण निकालना है, ये वाली भुजा निकालना है भैया, सीधी सी बात है। कर्ण निकालना है तो लंब का वर्ग प्लस जो है क्या कर देते हैं, लंब का वर्ग प्लस क्या कर देते हैं, लंब का वर्ग प्लस क्या करते हैं, आधार का वर्ग कर देंगे, तब भी परिणामी विभव आ जाएगा। तो यहां पर लिखाते हैं सदिश योग के नियम से, सदिश योग नियम से, तो सीधा सीधा क्या करना है भैया, v परिणामी स्क्वायर, परिणामी स्क्वायर, फिर क्या होगा, आधार कितना है हमारा, वी आर का स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस कितना होगा, वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर, वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। इस समांतर चतुर्भुज का सदिश योग है। आप इसको ऐसे समझो, या आप समझो ये अपना क्या है, ये अपना विकर्ण है, ठीक है, ये अपना क्या है, विकर्ण है। और विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, सॉरी विकर्ण मतलब जिसको आप यहाँ पे चतुर्भुज लेंगे तो विकर्ण कहेंगे, नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। अब कर्ण का वर्ग बराबर का, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का अपना कितना है, वी आर है, और लंब कितना है, वीएल माइनस वीसी का फुल स्क्वायर। इसको कर देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो बस वही चीज हुआ है, वी आर स्क्वायर है, और वी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, अभी अभी बताया ना पीछे, प्लस वीएल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई इंटू एक्स एल, इसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्स सी। कहाँ से लिख रहे हैं, अरे मेरे भाई पीछे भी देखो बताया नहीं, ये बताया नहीं तीनों मान, ये तीनों मान बताया नहीं मैंने, यही तो तीनों यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा वी एन। अब दोनों में क्या कॉमन है, आई स्क्वायर कॉमन है, आई स्क्वायर पूरे में कॉमन है, तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बोलो यस, इतना पूरा कॉमन है कि नहीं बताओ, बोलो। अब यहाँ पे इधर स्क्वायर है भाई, इधर स्क्वायर है, तो आई को हम इसके नीचे लाए, ये हो जाएगा बटे आई स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है सर। अब यहां से दो आई बट वी बाई आई, इसको यहां से वी बाई आई लिखेंगे, दोनों पे स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा मेरे भाई, रूट लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट। हम इसको क्या लिखते हैं, रूट में, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ यस, इधर से वर्ग हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था। अब ध्यान से सुनो, यहीं पर एक लाइन मुझे बताना है, थोड़ा सा मैं लाइन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा अगर पूरा छोटा कर लेता हूँ, बस। अब यहाँ पे समझो आप, चित्र अगर आपको कम दिख रहा है तो मैं चित्र को बड़ा कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चित्र तो बड़ा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, v बाई आर, v बाई आई क्या होता है, प्रतिरोध, जेड होता मतलब v बाई आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। लेकिन यहाँ पे जब दो या दो से अधिक धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, उस प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा यानी जेड, प्रतिबाधा यानी क्या लिखेंगे हम लोग, जेड। तो ये हो जाएगा जेड, और जेड बराबर हो जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यही आपका क्या है, प्रतिबाधा का सूत्र है, यही आपका क्या है, प्रतिबाधा का मेरे भाई क्या होता है, फार्मूला होता है, यही अपना क्या है, प्रतिबाधा का फार्मूला होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर आपसे प्रतिबाधा पूछे तो आपको मेरे भाई इतना निकालना पड़ेगा, अगर आपसे प्रतिबाधा पूछे तो आपको मेरे भाई इतना निकालना पड़ेगा, तो पड़ेगा, इतना निकालना पड़ेगा। क्या आप निकाल लेंगे आसानी से, ये प्रतिबाधा जब भी कहे श्रेणी एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, तो इतना आपको निकालना है। हालांकि एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, उसको भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इसी में मेरे भाई मैं तुमसे क्या पूछ रहा है, ये तो हमारा पहला प्रश्न था, ये हमारा क्या था, पहला प्रश्न था, ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्न था क्या, जिसमें प्रतिबाधा पूछा था। देखो ये वाले आंसर देखो आप ध्यान से, पहले देखो यहाँ बैक में चलो, हम यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में देखा जाए, अगर इस वाले में देखो,
अगर इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, इस वाले में जहाँ पे मैं एरो का चिन्ह लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रतिबाधा निकाला है, दूसरे में वोल्टता तथा कलांतर निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं, यहीं पे साइड में ही निकाल के आपको दिखा देते हैं कलांतर। ठीक है, ये यहीं पे कलांतर अपना निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। नहीं है तो नहीं है। तो लिखेंगे एलसीआर परिपथ का कलांतर, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हेडिंग लगा लगा के लिखो, जमा जमा के लिखो एकदम। एलसीआर परिपथ का कलांतर, क्योंकि भैया कलांतर हम धारा वोल्टेज के बीच निकालेंगे, इस सब की हेडिंग अलग अलग से लगा लगा के बताना है। ये हो जाएगा कलांतर। अब कलांतर के लिए हमें देखो, कलांतर मतलब फाई। अब यहाँ पे संबंध किसका होगा, लंब पता है, आधार पता है, कर्ण तो हमने निकाल रखा है, तो लंब पता है, आधार पता है, तो क्या होगा बताइए। लंब पता है, आधार पता है, तो क्या होगा भाई। हम क्या निकालेंगे, कलांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ भैया बताओ, बोलो क्या करेंगे, बोलो 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 भैया। tan थीटा कलांतर हमारा यहाँ होता है tan थीटा। अगर आप इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट अगर आप मान के लगाते हो, ये वाला अगर इसको ए कह देते हो, इसको बी कह देते हो, तो इसको सी कह देते हो, तो ट्रायंगल हम कह सकते हैं ए बी सी में लंब पता है, कर्ण पता है, आधार पता है। लंब आधार का संबंध किसका होता है, tan का, तो हो जाएगा tan फाई बराबर क्या होगा, लंबटे आधार। लंब कितना है आपका कह दोगे, बी सी सर थीटा के सामने वाली यानी कालांतर फाई है। आधार कितना है, ए बी है। इन सब का मान रख दो भैया। BC कितना है, VL माइनस VC है, बटे वी ए बी कितना है, VR है। सबका मान रखते जाओ, आपका निकलता चला आएगा कलांतर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। VL का मान क्या हो जाएगा, IXL, और VC का मान हो जाएगा IXC, बटे VR का मतलब IR। आई कॉमन करेंगे, नीचे से आई से आई कट जाएगा, बोलो सही है। ये बचेगा XL माइनस XC बटे R बचेगा। इतना करके छोड़ दो मेरे छोटू, अन्यथा इसको आगे जाना चाहते हो तो यहाँ पर एक लाइन आप और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है छोटू। कि tan फाई बराबर होता है, XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, XC बराबर होता है 1/ओमेगा टी, बटे अपना क्या है, R बरकरार है, बटे अपना R क्या है, बरकरार है। इस तरह भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई दूसरा प्रश्न हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा प्रश्न हो जाएगा। ये दूसरा आंसर था हमारा, जिसमें हमने क्या कर दिया, कलांतर निकाल दिया मेरे भाई। क्या निकाल दिया, कलांतर निकाल दिया। क्या इतनी बात क्लियर हो रही भैया, क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है। अब हम तीसरा प्रश्न जो हमसे पूछा है क्या, कि अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा की प्रकृति भी बताना है। अच्छा ठीक है, कलांतर तो निकाल दिया, प्रतिबाधा निकाल दिया, अनुनाद की स्थिति में अनुनादी आवृत्ति भी निकालना है। ठीक है, ठीक। अनुनाद की स्थिति, चलिए तो पहले एलसीआर पद की अनुनादी स्थिति में पहले बता देते हैं और आगे बढ़े। एलसीआर, अब ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये वाला पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलसीआर परिपथ की अनुनादी अनुनादी आवृत्ति आपको बता देते हैं। अनुनादी आवृत्ति देखो भैया, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे पढ़ाकू आर्मी, क्योंकि यहाँ पे तीनों क्वेश्चन एक साथ बहुत रेयर केस में पूछेगा, तो ध्यान से सुनना कौन सी चीज पूछा है, प्रतिबाधा पूछा है, कलांतर पूछा है धारा और विभवांतर के बीच, की एलसीआर प्रतिरोध की अनुनादी आवृत्ति। इसलिए मैं तीनों के हेडिंग बढ़िया लगा लगा के आपको बता रहा हूं। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। ये हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति किसे कहेंगे भैया, एक विशेष स्थिति है। ये क्या है सर, एक ये विशेष स्थिति, क्या, एक विशेष स्थिति है। अब इस विशेष स्थिति को बहुत अच्छे से समझना है ना मेरे भाई, मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर नंबर 7 में इसको पढ़ो, बहुत अच्छे से क्लियर होगी। मैं विशेष स्थिति यहाँ पे तो मुझे डायरेक्टली बताना है कि क्या होती है हमारी विशेष स्थिति। देखो, तो यहां पर हम कहेंगे वह विशिष्ट आवृत्ति, बोलते हैं यहाँ पे क्या,
क्या बोलेंगे सर? वह विशिष्ट आवृत्ति, वह विशिष्ट आवृत्ति, वह विशिष्ट आवृत्ति जिस पर प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात प्रेरकी प्रतिघात को हम लोग लिखते हैं एक्स एल से। प्रेरकी प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात एक्स सी आपस में बराबर हो जाते हैं, बराबर आपस में बराबर होते हैं, तो उसे LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति को हम लिखेंगे किससे? ओमेगा आर से। अनुनादी आवृत्ति को हम लोग लिखेंगे ओमेगा आर से या एफ आर से, लिखेंगे एफ आर से। उसे एलसीआर परिपथ अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। भैया अनुनादी आवृत्ति एक विशेष स्थिति के बाद आएगी, विशेष स्थिति के बाद आएगी। वह विशिष्ट आवृत्ति जिस पर प्रेरकी प्रतिघात और धारकी प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं, उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। और इसकी जो अनुनाद की स्थिति है, उस अनुनाद की स्थिति में जो आवृत्ति मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। क्या समझ में आया? तो यहां पे समझो, अब अनुनाद की स्थिति में समझो मेरे भाई, समझो क्या अनुनाद की स्थिति कब आएगी? ध्यान समझो, बहुत क्वेश्चन फंसेगा इससे, बहुत क्वेश्चन फंसेगा। इस बात को अगर आप याद रखेंगे, बोलेगा क्वेश्चन में अनुनाद की स्थिति, तो अनुनाद की स्थिति जैसे ही बोलेगा मेरे भाई, तुम हमेशा एक्सएल और एक्ससी को बराबर कर देना, एक्सएल और एक्ससी को तुरंत बराबर कर देना, यही अनुनाद की स्थिति है। अब इसमें सबका मान रख के अनुनादी आवृत्ति निकालना है। अब इसके बराबर क्या होता है? ओमेगा एल होता है, इसके बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा सी। ठीक है सर। अब यहां से क्या हो जाता है? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इधर, और 1/, क्या हो जाएगा? एल सी हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर अगर हम कहें ओमेगा बराबर अगर कहें हम, तो 1/, क्या हो जाएगा? √L सी, 1/√L सी। ध्यान से सुनो मेरे भाई, एक चीज मैंने यहाँ पे और निकाला, यहाँ पे बॉक्स एक बार मैं बंद कर रहा हूं भले, पर ये क्या है? ये कोणीय आवृत्ति है। क्या है ये? कोणीय आवृत्ति है। लेकिन हमें क्या निकालना? अनुनादी आवृत्ति। तो अब चूंकि यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? याद है आपको? 2n पाई, ये यहां पे लिखेंगे 2n पाई नहीं, 2πf, ये है। यहाँ पे देखो ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति बराबर 2n पाई पढ़ा है ना, n आवृत्ति है क्लास 11 में। यहाँ पे जो इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है वो f से लिखी जाती है। तो यहाँ पे अनुनादी आवृत्ति है, इसलिए रेजोनेंस, आर का मतलब रेजोनेंस है, यहाँ पे रख देंगे। ओमेगा के स्थान पे 2πf(r) हो जाएगा, बराबर क्या है? 1/√L सी। अगर हम Fr बराबर कहेंगे तो क्या होगा? 1/√L सी इंटू 2π। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर करता हूं, ठीक है। तो ये हमारा जो फार्मूला निकल के है मेरे भाई, यही हमारा क्या है? यही मेरे क्या है? अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला। यही इतना तुम्हें सिद्ध करना है। जब एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति पूछे तो इतना ही बताना है, जब प्रतिबाधा पूछे तो इतना पहला वाला बताना है, जब कलांतर पूछे तो ये दूसरा वाला बताना है मेरे भाई। क्या तीनों बात क्लियर हुई?
क्या तीनों बात क्लियर हुई? क्या तीनों बात क्लियर? तीन चीजें मैंने निकाल दी, अभी भी प्रश्न में कुछ चीजें बाकी रह गई हैं। अनुनादी परिपथ क्या है ये मैंने बता दिया शुरुआत में। एलसीआर अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध ये भी बता दिया। अब तुम्हें मैं एक चीज इसमें पूछ रहा, अनुनादी आवृत्ति परिपथ पर कैसे निर्भर करती? सॉरी 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 सॉरी, ये है यहाँ पे पहले प्रश्न में देखें आप सब लोग, कह रहा है कि अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है, ये चीज बताना रह गया था। बाकी सब कुछ मैंने बता दिया, बाकी सब कुछ हमने क्या है आपको बता दिया है। ठीक है सर। और एक चीज आपसे और पूछा है, अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति क्या होती है? तो साधारण प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। चलिए वो भी बता देते हैं। दो क्वेश्चन इसमें और पूछा है मेरे भाई, तुम क्या क्या पूछा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट समझना है। और देखो यहीं पे मैं करा दिया जाए, यहीं पे करा दूं क्या? नहीं, नेक्स्ट पेज पे कराते, नहीं आप लोग वहीं पे कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्या है, हमसे ये पूछ रहा है अनुनादी आवृत्ति की, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है फिर से एक बार देख लेने। कह रहा है कि अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है, तो यहाँ लिख सकते हैं अनुनादी आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर, सीधा सीधा आंसर लिख रहे हैं भैया, प्रतिरोध पर निर्भर निर्भर नहीं करती है। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो आवृत्ति है उसमें आर तो है ही नहीं। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, यानी इसका प्रतिरोध का जो मान है वो नियत रहता है। अनुनादी आवृत्ति, ध्यान सुनना, दो चीजों पर निर्भर करती है, एक धारती प्रतिघात और एक प्रेरकी प्रतिघात। धारती प्रतिघात और प्रेरकी प्रतिघात। प्रेरकी प्रतिघात की आवृत्ति समानुपाती होती है और धारती प्रतिघात की आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती है। उन्हीं दो बातों पे अनुनादी आवृत्ति निर्भर करती है, प्रतिरोध पे निर्भर नहीं करती है। बढ़िया से मैंने ग्राफ लेके लेक्चर बढ़ाया है, आप वहां से और अच्छे से देख सकते हो। दूसरी चीज, एक और चीज पूछा है कि अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा की प्रकृति क्या होगी। तो भैया देखो, अनुनाद 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 की स्थिति में प्रतिबाधा, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं भैया। प्रतिबाधा जेड क्या होता है, इसका नेचर पूछा है। तो भैया देखो, जेड बराबर क्या होता है आपको पता है सर, आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी बराबर, अभी आपने होल स्क्वायर बताया। तो यहाँ पे अनुनाद की स्थिति में एक्स एल और एक्स सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, वो तो कट जाएगा। तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, आर। मतलब अनुनाद की स्थिति में जो साधारण प्रतिरोध है वो प्रतिबाधा की तरह काम करने लगेगा, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। इस प्रश्न का आंसर मैंने आपको दे दिया। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था। अब हम बढ़ेंगे मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर, जिसका अगला सा नाम है भैया, अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है आपके सामने। तब तक आपके लिए एक शायरी हो जाए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए सूत्र का प्राप्त करना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पर है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। भैया सारे सुने आप, मोटिवेशन की कहानी है आपके लिए। कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, या कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले? कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है। अरे वाह वाह वाह। जो जितना घिसेगा उतना ही क्या करेगा, चमकेगा। भैया आपको यहां पर घिसना है, घिसने का मतलब यहां पर है आप इस टाइम मेरे भाई, मेरे प्यारे पढ़ाकू, जितनी मेहनत करोगे जो आपका रिजल्ट है ना उतना ही अच्छा आएगा। तो अभी आपका घिसने का टाइम है, घिस जाओ। घिसने से कम नहीं होगी, बल्कि आपके अंदर शार्पनेस आएगी, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा फोड़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा क्या, ये प्रश्न उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी क्या है, किसी प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, और एलसीआर
LCR प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र, अभी अभी लिखा था प्रतिबाधा का सूत्र, तो अभी लिख ही लिया था। तो आइए बढ़ लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं अपन। भैया एक बार डिटेल वाला आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे शक्ति निकालना है तो कोई सी भी शक्ति निकाल दो, देखो चाहे प्रतिरोध के लिए निकालो। एक मिनट भैया, अरे बाप रे, अभी तो मेरे को, थैंक यू। अरे बाप रे, क्या होने वाला था, अभी तो मैं चला जाता, अभी तो मैं वेल डन हो जाता, वेल डन वेल डन। तो भैया देखो, इसको हम शक्ति निकाल दे, कोई सी भी एक शक्ति निकाल देते हैं, आंसर इसका हम लगाएंगे। तो किसी प्रत्यवर्ती धारा के लिए, किसी प्रत्यवर्ती धारा शक्ति के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। धारा शक्ति के लिए औसत धारा तो नहीं पूछ रहा है यार, केवल धारा शक्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। धारा शक्ति के लिए केवल सूत्र ज्ञात करना है भैया, केवल धारा शक्ति के लिए सूत्र ज्ञात करना है। जरा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा भैया, ये क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा अलीकी लग रहा है। क्या खूब होती है, बड़ी सुंदर दिखती है। चलो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रे चलो। तो देखो, हम क्या करते हैं, किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की जो दर है उसी को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? तो यह किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। पहले तो ये लिख देता हूं, प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए सूत्र, पहले हेडिंग लगा दो, प्रत्यावर्ती धारा शक्ति के लिए सूत्र। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अपन जब तक जिंदा हैं तुम्हें कोई हरा नहीं सकता फिजिक्स में। तो प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति के लिए है, तो शक्ति क्या है, किसी परिपथ में ऊर्जा की क्षय होने की दर जो है शक्ति कहलाती है। तो भैया अब इसमें ऊर्जा क्षय कैसे होती है, रेजिस्टेंस के माध्यम से होती है, धारती प्रतिघात के माध्यम से होती है, प्रेरकी प्रतिघात के माध्यम से होती है। तो यहाँ पे ऊर्जा का क्षय इसी तरह से होता है। तो हम लिख सकते हैं किसी किसी परिपथ में, परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है सर, ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। और शक्ति बराबर फार्मूला हमारा होता है जो ऊर्जा जो है, सीधा सीधा जो हमें काम आई इंटू वी, शक्ति बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो आई इंटू वी होता है। हम इस शक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको सूत्र प्राप्त करते हैं। तो सूत्र प्राप्त करने के लिए अब यहाँ से देखें, आप कलर में चेंज कर दूं ताकि आपको दिख रहा है। अब हमें पता है कि भैया क्या होता है, v बराबर क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है सर, और आई बराबर हम क्या लेते हैं, आई बराबर हम ले लेते हैं क्या, कि आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस फाइव ले लो या माइनस फाइव ले लो, कोई भी ले लो। फाइव क्या है, कलांतर। देखो एक चीज ध्यान से सुनना, हम क्या है, जब परिपथ में संधारित परिपथ में धारती प्रतिघात या प्रेरकी प्रतिघात जुड़ा हो, जब प्रतिरोध से, जब प्रतिरोध से धारती प्रतिघात या प्रेरकी प्रतिघात जुड़ा हो, तब की मैं स्थिति आपको बता रहा हूं, तब की मैं आपको स्थिति बता रहा हूं। धारती प्रतिघात जुड़ा हो या प्रेरकी प्रतिघात, तो प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है। जब परिपथ में धारती प्रतिघात और प्रेरकी प्रतिघात क्या हो, जुड़ा हो। यहाँ लिख भी दूं, चलो लिख ही देता हूं, नहीं तो पता लगेगा है ये कब के लिए निकाली जा रही है। जब जब परिपथ में
किसके साथ? प्रतिरोध के साथ, ठीक है। जब परिपथ में प्रतिरोध के साथ, परिपथ में प्रतिरोध के साथ लिखो या फिर कह दो जब परिपथ में धारती प्रतिघात या प्रेरकी प्रतिघात, प्रतिघात प्रतिघात जुड़ा हो तब की ये स्थिति है। जब परिपथ में जो है क्या है, धारती प्रतिघात और प्रेरकी प्रतिघात क्या हो, जुड़ा हो। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो धारा वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है। और ये किसके साथ जुड़े हैं? प्रतिरोध के साथ। तो प्रतिरोध के लिए जो हमारा विभवांतर है ये है। अब यहाँ पे प्लस माइनस जो फाई लिखा है वो कलांतर पश्चगामी और अग्रगामी को बताएगा, तो चाहे प्लस में लो चाहे माइनस में, दोनों में से कोई एक प्रतिरोध के साथ जुड़ा है। ठीक है। अब चूंकि हमें पता है शक्ति बराबर क्या होता है, आई इंटू वी, आई इंटू वी, आई वी। यहाँ पे आई का मान रख दो। आई का मान कितना है? साइन ओमेगा टी। माइनस फाइव ले ले, चाहे माइनस फाइव ले लो चाहे प्लस, एक ही लेना है। इंटू क्या होगा, वी का मान कितना है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां से हम क्या करते हैं, आई नॉट और वी नॉट को पास पास कर लेते हैं। बहुत सही सर। अंदर क्या बचेगा जी, अंदर क्या बचेगा जी? अंदर बचेगा, गुणा में लिख देते हैं साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और इंटू क्या हो जाएगा, इसको भी अलग कर देते हैं साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे हम क्या लगाएंगे, फार्मूला। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, छोटू। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं शक्ति का। शक्ति का फार्मूला चलेगा। यहाँ पे आई नॉट और वी नॉट को एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे साइन साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला लगा देंगे, तो साइन ओमेगा टी, साइन ए कॉस बी, कॉस मतलब फाइव, माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन क्या हो जाएगा, फाइव, इंटू क्या है, साइन ओमेगा टी है ही है। ठीक है, साइन ओमेगा टी है। आगे हम इसका गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका थोड़ा और ऊपर करें तो थोड़ा सा ऊपर करें, एक लाइन यहाँ पर कर दें तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना भी ऊपर नहीं भेजा मैंने, तुम इतने ऊपर चले जा रहे हो। बस 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 बस, रुक रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, बस 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 बस। ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। P बराबर आई नॉट वी नॉट है। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी से गुणा कर दो, तो ये जब गुणा करेंगे अंदर क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस पाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव हो जाएगा। सिर्फ अंदर क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो, ई बराबर होगा आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, फिर कॉस फाइव है शायद मेरे हिसाब से, बैक में देख लेते हैं। यस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बटे दो, दो से गुणा कर देंगे। जब एक बटे दो, दो से गुणा करेंगे, एक बटे दो और दो से गुणा करेंगे तो टू साइन लिख देते हैं एक बार, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव हो जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ से एक लाइन और बढ़ जाएगी, आई नॉट वी नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, इसको नहीं छेड़ना है। यहाँ पे ये फार्मूला बन गया टू साइन ए का, वन बाई टू साइन टू ओमेगा टी का फार्मूला हो गया इंटू साइन फाइव। अब यहाँ पे तुम्हें मजे की बात ध्यान देना है, तुम्हें अभी क्या ध्यान देना है मेरे भाई, एक हम इसकी जो मान निकालते हैं ना, एक पूर्ण चक्र के लिए निकालते हैं, और एक पूर्ण चक्र के लिए तुम्हें कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। एक पूर्ण चक्र के लिए क्या करना है, याद करना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे एक पूर्ण, एक पूर्ण
चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए, ध्यान से सुनना, इसका मान हम लोग पीछे चैप्टर में के दौरान बढ़िया से निकाले हैं। एक पूर्ण चक्र के लिए ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, इसका मान मेरे भाई होता है 1/2। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, निकाला है भाई शुरू में, है ना। और जो यहाँ पे क्या है, साइन 2 ω t है ना, इसका मान जो है वो एक पूर्ण चक्र के लिए 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, आपको बस यूज करना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, I0 V0 हो गया। अब इसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू कॉस पाई। अब इसके स्थान पे हम लिखेंगे क्या, तो 0, तो पूरा हो जाएगा 0। तो हमारा क्या बचा, I0 V0/2 इंटू कॉस पाई। अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I0 V0/√2 लिख सकता हूँ कॉस फाई। अब भाई अभी अभी बताया ना, I0/√2 क्या होता है, I RMS। वैसे सेम वैसे ये होता है VRMS इंटू कॉस फाई। यही मेरे भाई शक्ति का क्या है, फार्मूला। कॉस फाई क्या है, शक्ति गुणांक है। कॉस फाई क्या है मेरे भाई, शक्ति गुणांक है। यहाँ पे जो अपना, अहो ये क्या आ गया यार, यहाँ पे जो कॉस फाई आ रहा है वो क्या है, वो क्या है, शक्ति गुणांक है। क्या है, शक्ति गुणांक। ओ माय गॉड, यहाँ पे जो कॉस फाई आ रहा है वो क्या है, शक्ति गुणांक है। ठीक है, कॉस फाई क्या है, शक्ति गुणांक है। क्या है, शक्ति गुणांक है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो औसत शक्ति, ये जो हमने शक्ति निकाला है ना, ये PAVG होता है। PAVG यानी एवरेज शक्ति है। कौन सी शक्ति होती है, एवरेज शक्ति। PAVG मतलब एवरेज शक्ति। ठीक है, ये हमारी जो शक्ति आई ना, एवरेज शक्ति है। क्या है, एवरेज शक्ति निकलती है कब, जब पूर्ण चक्र के लिए लगाया जाता है तब। तो पूर्ण चक्र में लिया जाए तब ही लगाओ, है ना, उससे पहले ना लगाओ, हटाओ। पूर्ण चक्र के लिए हमारी क्या हो जाती है, ये औसत शक्ति है। अब आप यहां से, अब इतना आपको डेरिवेशन करना था, इतना आपको डेरिवेशन करना था। उसके बाद अब तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो, कह रहा कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। किसके लिए, LCR परिपथ के लिए। तो यहाँ पे LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा लिख दो, यहीं पे लिख दिया जाए आंसर। यहीं पे साइड में आंसर इसका दे दे रहा हूँ, कहीं बगल नहीं जाने की जरूरत है, बगल ही नहीं, लेकिन नेक्स्ट पेज में यहाँ लिखेंगे LCR परिपथ की प्रतिबाधा। पूछा है भैया हमसे, LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, Z बराबर क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यही हो गया आंसर। इतना हमसे क्या पूछा, आंसर पूछा था। आई होप कि क्लियर, आई होप कि क्लियर। ये भी प्रश्न अपना क्या हुआ, समाप्त हो गया भैया, समाप्त हो गया। बोलो सही है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले डेरिवेशन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला डेरिवेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन। ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। तो उसके पहले एक आपको शायरी सुना दी जाए। खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हारना है, मुझे खुद को हारना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है, मेरे अंदर ही जमाना है, जमाना है, जमाना है। सुनिए सुनिए, मैं खुद से जीतने की जिद रखता हूं, मुझे खुद को हारना है, मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर ही दुनिया का जमाना है। यानी पूरी दुनिया मेरे क्या है, अंदर है। अगर जिस दिन आप अपने आप को समझ लेते हो कि मेरे भाई मेरे अंदर सब कुछ है, वो इतना पोटेंशियल है कि मैं हर एक काम को क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ,
तो आप डेफिनेटली उस काम को कर सकते हो। दुनिया में कोई भी लोग आए, 4 लोग आए, 5 लोग आए, रोक टोक लगाए, डजेंट मैटर। आप अपनी ताले की चाबी आप अपने पास रखो, कभी कोई दूसरा खोल के बजा के नहीं चला जाए। ये चीजें आपको ध्यान से रख देना है कि भैया ये चीज हमें क्या है, कोई भी हमें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, किसी की बातों का हमें असर नहीं होना चाहिए। लोगों को ज्यादातर क्या होता है, दूसरे की बातों का असर होता है। ये चीज आप ध्यान रखो कि हमें किसी की बातों का असर नहीं होना चाहिए। अगर मुझे कुछ कोई कह भी रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट चिल, दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आपके मन की जो शांति है वो शांति बनी रहेगी। आप बढ़िया से हर चीज को आप कर पाएंगे। अगर आप उसकी बातों को लेकर डिस्ट्रैक्ट होंगे, तब आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे लाल वाल गोपाल लोग। आइए प्रश्न करते हैं। सबसे पहले है एम्पियर का नियम लिखिए। एम्पियर का नियम का मतलब है एम्पियर का परिपथीय नियम पूछ रहा है भैया। तो आइए बढ़ते हैं। थोड़ा मोटिवेशन ज्यादा दे रहा हूँ, आई थिंक मुझे तुम्हें बेकार लग रहा होगा कि लेक्चर बहुत दे रहे हैं। तो भैया लेक्चर को लेक्चर की तरह सुन के डिलीट कर दो दिमाग से। अगर अच्छी लगे तो बात, वाह वाह, ना लगे तो कोई बात नहीं। तो एम्पियर का नियम का मतलब है, यहाँ पे पहला प्रश्न एम्पियर का नियम लिखिए। एम्पियर के मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए और इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। ठीक है सर। फिर अगला प्रश्न क्या है कि मैक्सवेल के विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए। ठीक है सर। इसका समीकरण लिखिए। ठीक है सर। इसके चालन धारा और चालन धारा के बीच, मतलब विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कलांतर कितना होगा, ये पूछ रहा है। विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए और इसके चालन धारा का कलांतर कितना होगा। ठीक है। विस्थापन धारा से क्या समझते हैं और संशोधित एम्पियर का समीकरण लिखेंगे। ठीक है सर। सब समझ सब समझ गए अपन लोग। तो आइए सबसे पहले प्रश्न जो दिया है एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम को मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे हम करेंगे अपना पहला प्रश्न। क्या एम्पियर का जो यहाँ पे दिया है उतना ही लिखेंगे। एम्पियर का नियम यानी एम्पियर का परिपथीय नियम की बात कर रहा है। पहले वो नाम नियम आपको लिखना है। ठीक है सर, लिख देंगे, ऐसी क्या बात है जब हमारे आप साथ हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम भैया पिछली से पिछली क्लास में भी आपको बताया गया है। अगेन आपको बताने चल रहा हूँ कि जो एम्पियर का जो परिपथीय नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो हमें सिर्फ नियम लिखना है। नियम क्या है, किसी, ओहो, किसी बंद, किसी बंद पथ या वक्र हो कोई, बंद पथ, वक्र न लो, परिपथ ले लो, पथ या बंद परिपथ। ठीक है सर। के अनुदिश, के अनुदिश, के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, जो रेखीय समाकलन होता है हमारा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल होता है, बी डॉट डीएल। ठीक है सर। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, ठीक, का मान, का मान उस पथ या वक्र, पथ या वक्र से घिरे, घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली, गुजरने वाली कुल धारा, कुल धारा का जिसको हम धारा इन कहते हैं, कुल धारा आई इन, या आई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, का मान, का मान म्यू नॉट गुना होता है। कितना, म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, कितना होता है, म्यू नॉट गुना होता है।
क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। तो ये तो एज इट इज नियम ये लिख दिया, किसी बंद, ऐसे आप लिख सकते हो, किसी बंद परिपथ से के अनुदिश बंद रेखी समाकलन। सीधे से मेन चीज शब्द क्या बना, एज इट इज लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दो शब्द हैं जो मेन बोलना है आपको, रेखी समाकलन और म्यू नॉट का धारा जो है गुना होती है। क्या करना, किसी बंद परिपथ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल का मान जो है उस वक्र पृष्ठ द्वारा जो घिरा, जो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाली या वक्र या वक्र से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली जो धारा है उसी का म्यू नॉट गुना होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई लिखो, या इसको आई इन लिखो, इसको आईसी भी लिखते हैं यहाँ पे ये चालन धारा की तरह ट्रीट करेगी। अभी तो ये मुझे लिखना था, मैंने लिख दिया। अब क्या कह रहा है, मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए। एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम अब हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित हमसे क्या पूछ रहा है भैया, नियम पूछ रहा है। तो भैया हमें उसका भी जवाब देना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। और विस्थापन धारा के बारे में भी पूछ रहा है, तो भैया सब कुछ निकालना पड़ेगा जी। तो एक काम करते हैं जी, बोलो क्या जी, अरे हाँ जी बोलो जी, बोल दो ना जरा जरा, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, तो पहले एम्पियर का नियम हमने लिख दिया। अब हम लिखते हैं क्या, कि एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए। हेडिंग लगा लो भैया, यहीं लगा लेते हैं भैया, थोड़ा बड़ा लागत है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो है हेडिंग लगाते हैं, जो जो पूछा है, क्या पूछ रहा है, कि एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम कैसे उन्होंने संशोधित किया, उसको मैं चित्र के माध्यम से थोड़ा सा डेरिवेशन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, हेडिंग लगा देंगे, एम्पियर एम्पियर मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कर देते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एम्पियर में कई कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो कोई सा भी हेडिंग लगा सकते हो। एम्पियर मैक्सवेल की विस्थापन धारा, कौन सी धारा, विस्थापन धारा की व्याख्या कर दें, की व्याख्या करते हैं, ठीक है। व्याख्या कर दो, कुछ भी कर दो, है ना, हेडिंग लगा दो बस। अब यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं मेरे भाई, कई सारी हेडिंग लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि जो है, तो यहाँ पे अगर हम एक प्लेट के माध्यम से अगर आपको बताएं, पहले मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करूंगा, फिर इसके माध्यम से आपको आगे ले चलूंगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको होनी चाहिए। लेकिन हमें डेरिवेशन करने के लिए तो नहीं पूछा है, कहीं भी नहीं विस्थापन धारा की व्याख्या करना है, बस पूछा तो नहीं है, बस इसका संशोधित रूप लिखना है, तो ये तो हमसे पूछा नहीं है। हम्म, हम्म, संशोधित रूप कैसे लिखते हैं ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अपन लोग थोड़ा सा इसको हिंदी में लिख के व्याख्या करते हैं, क्योंकि लिखना है यहाँ पे। ओ भाई गॉड, ओ माय गॉड। तो भैया इस चीज को थोड़ा सा हम व्याख्या करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है छोटू। देखो भैया, हम सोच रहे थे थोड़ा सा डेरिवेशन कर देते हैं, पर कर नहीं रहा हूँ, कर देता हूँ, कर भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैक्सवेल ने क्या कहा,
या हम कह सकते हैं मैक्सवेल के अनुसार। थोड़ा इसमें हिंदी लिखना है यार क्वेश्चन में। मैक्सवेल के अनुसार जो फैक्ट उन्होंने बोला तो वही बातें हमें बताना है बस, और बहुत ज्यादा बातें बता। उन्होंने बताया क्या मैक्सवेल के अनुसार किसी चालक में इस चालक में किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर प्रवाहित होने पर इसका डिटेल वीडियो है लेक्चर नंबर 8 में, मतलब चैप्टर नंबर 8 में। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता, ये किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था। सही बात है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। ये बात सही है, किसी चालक तार में धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है, बल्कि उन्होंने बताया बल्कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिवर्ती विद्युत 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 क्षेत्र के कारण एक मिनट, क्या हो रहा है? बल्कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता उत्पन्न होता बल्कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। उन्होंने ये बताया कि मतलब चालक में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उस दो प्लेट लेंगे अभी, उन दोनों प्लेट के बीच धारा बहती है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कि वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है सर। जो चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है उसको उन्होंने बताया चालन धारा, और जो चालक तार के दोनों प्लेटों के बीच जो धारा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं विस्थापन धारा। और इन धाराओं का योग होता है, जितनी धारा एक चालक से प्रवेश करती है उतनी धारा चालक से निकलती है, दोनों धाराओं का योग जब होता है तब जाके क्या किया उन्होंने, मैक्सवेल ने एम्पियर के परिपथीय नियम को क्या किया, इसमें एक धारा नहीं है, इसमें दो धाराएं, एक चालन धारा और एक विस्थापन धारा, दोनों धाराओं का योग होता है। तो इस नियम को क्या किया उन्होंने, संशोधित किया। कैसे किया? संशोधित किया। तो देखो थोड़ा सा हम निगमन करके आपको बताएंगे, बताना पड़ेगा, क्योंकि निगमन करके थोड़ा सा आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक प्लेट ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या, एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक है। अरे हटा, प्लेट गड़बड़ी है। ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, बैटरी से ऐड कर दिया। थोड़ा चित्र बनाने दीजिए भाई। साले बदतमीज आदमी परेशान करते, कोई शर्मा नहीं जाना था। यहाँ पर हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी। यहाँ पे क्या कर दिया, एक कुंजी लगा दिया। क्या लगा दिया? की लगा दिया। ठीक है,
यहाँ पे क्या लगा की और की को कर दिया बंद, प्लस है ये माइनस है, उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से जो उन्होंने कहा धारा प्रवाहित होती है उसको आईसी बोलते हैं, और इस पर जो आवेश है वो समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। पर समान रूप से आवेश क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, उस पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहीं से विस्थापन धारा की डेफिनेशन भी आएगी और संशोधित रूप भी यहीं से बना के मैं दिखाऊंगा। तो ध्यान से सुनना है कि भैया कि अगर हम इसके अंदर एक लूप लें तो देखो ध्यान सुनना, यहां से धारा गई प्लेट पे, धारा आईसी गई यानी चालन धारा, लेकिन प्लेट के अंदर तो स्पेस है, खुला आकाश है, उसमें कौन सी धारा बह रही है। अब फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो धारा निकल रही है वो फिर से आईसी है, तो बीच में ऐसी कौन सी धारा प्रवाहित हुई, बीच में ऐसी क्या हुई, कौन सी धारा प्रवाहित, तो दोनों प्लेटों के बीच में क्या होता है मेरे भाई, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसमें जब सुई रखी गई ना दोनों प्लेटों के बीच में, सुई में रिफ्लेक्ट आया, रिफ्लेक्ट यानी विक्षेप हुआ, जिससे ये पता चला कि इस दोनों प्लेटों के बीच में जो खाली स्थान है वहां भी एक धारा बहती है, जिस धारा का नाम मैक्सवेल ने क्या दिया था, विस्थापन धारा। इसका और भी एकदम पूरी तरह से डिटेल चाहते हो वो आप चैप्टर में जाइए, आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें सिर्फ यहाँ रिक्वायर आंसर देना, जितना पूछा उसको करके निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ भी धारा सुनना आईसी प्रवाहित होती है, और यहाँ भी बाहर भी धारा आईसी प्रवाहित होती है, लेकिन इसके जो बीच में अगर इसके बीच में कोई क्षेत्रफल लेते हैं तो इसमें जो प्रवाहित धारा है उसको बोलते हैं आई डी, विस्थापन धारा। इसमें जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये होगा, विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होता है। और उन्होंने, मैक्सवेल ने कहा यह जो विस्थापन धारा है वो चालन धारा के क्या होती है, बराबर होती है, चालन धारा की क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से उन्होंने कहा बाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम सबको पता है, गॉस थ्योरम क्या होता है सबको पता है कि फाई ई बराबर होता है क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट, सबको अच्छे से पता है। तो क्यों बराबर यहां से क्या हो जाएगा, पाई ई एप्सिलॉन नॉट, सही बात है। टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, करने पर, ठीक है सर, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ये हो जाएगा डी क्यू अपान डी टी, एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो जाएगा, डी फाई ई अपान क्या हो जाएगा डी टी, डी फाई ई ई अपान क्या हो जाएगा डी टी। अब यहाँ पे जो डी क्यू अपान डी टी है यही आपकी धारा है, यही आपकी क्या है, धारा है, लेकिन इसी धारा को क्या बोला गया है, डी क्यू अपान जो डी टी है वो अपनी क्या है, धारा है, वो अपनी क्या है, धारा, लेकिन इसी धारा को क्या बोला गया, आईडी धारा, विस्थापन धारा आईडी। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा बह रही है उसको क्या बोल रहे हैं, विस्थापन धारा। क्या बोल रहे हैं उसको, विस्थापन धारा। या फिर इसको थोड़ा से हम अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कैसे, इसको हम थोड़ा से बढ़ा भी सकते हैं, कैसे सर, अब चूंकि सबको पता है फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए, ई इंटू ए। देखो मैं तुम्हें जो वो कह रहा ना, जो सुनो ध्यान से, कि ये जो कह रहा है ना, अभी मैंने कहा कि परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स के कारण धारा बहती है, ठीक है, अब देखना तुम ध्यान से, अब यहाँ पे आईडी तो है अपना, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, फाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, ई इंटू ए बटे डी टी। अब यहाँ पे प्लेट का क्षेत्रफल तो नियत है तो बाहर चलाया जाएगा, तो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ई अपान डी टी हो जाएगा। यही तो हमारी है विस्थापन धारा, यही तो विस्थापन धारा है। देखो आराम से क्या हो, देखो अब ध्यान से, इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हो, विस्थापन धारा की आप डेफिनेशन बना सकते हो। देखो चित्र तो बनाने की कोई जरूरत, अरे बाप रे, चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल हम लोगों को, पर ये तो मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बना दिया हूँ। वैसे इसमें इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि चित्र के द्वारा इसका निगमन कीजिए, ठीक है, तो आप हिंदी भी लिख देंगे तब भी ठीक है। अब इसमें तुमसे पूछा विस्थापन धारा, अब देखो ये जो धारा निकली विस्थापन धारा, अब विस्थापन धारा क्या है,
कि देखो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो किसके सूत्र में देखो, वैद्युत क्षेत्र किसके सापेक्ष बदल रहा है, समय के सापेक्ष बदल रहा है ना, तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है कि नहीं, और इस परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण इस दोनों प्लेटों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। जब इन इन दोनों प्लेटों के बीच परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ ना, अब पता कैसे चले कि यहाँ पे धारा उत्पन्न हुई है, तो वहां पर क्या किया, एक मैग्नेटिक निडल रखी गई, तो उसमें उन्होंने देखा कि विक्षेप आ गया, जब विक्षेप आ गया तो बता दी इसमें भी धारा बह रही है, तो वहां पे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होने लगा, जिससे क्या हुई, एक धारा निकली जिसका नाम बोला गया विस्थापन धारा। तो कह सकते हैं जब प्लेटों के बीच परिवर्ती विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण बहने वाली धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विस्थापन धारा को आप लिख सकते हो। ठीक है सर, ठीक है, लिख सकते हैं। उससे पहले अब हम इसका संशोधन रूप लिख दें। संशोधन रूप, तो देखो संशोधन रूप में क्या है, एम्पियर के परिपथी नियम को संशोधन रूप लिखना है ना भैया। यस 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 यस, लिखोगे संशोधित एम्पियर, एम्पियर का नियम। संशोधित एम्पियर का नियम क्या है, इसको थोड़ा क्षेत्र को मैं और छोटा कर देता हूं। ठीक है, संशोधित रूप क्या है कि भैया देखो हमारे पास क्या है, क्लोज इंटीग्रल है, यही आपको लिखना था, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल है, ये होता है, ये तो अपना होता है, क्या होता है, म्यू म्यू नॉट आई इन लिखो या आई सी। अब यहाँ पे ये आई सी होता है जो चालन धारा थी, जो ये चालन धारा थी वो किसने बताया था, एम्पियर का परिपथी नियम। अब संशोधित उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल ने संशोधित एम्पियर नियम या संशोधित मैक्सवेल एम्पियर नियम बोल सकते हो, तो उन्होंने संशोधित करके क्या बताया कि भैया यहाँ पर एक धारा और रहती है, एक धारा और रहती है यहाँ पे आईसी के साथ साथ एक धारा और कौन रहती है, आईडी। तो ये हुआ संशोधित रूप। एक लाइन और आप बढ़ा सकते हो क्या, कि बीडीएल म्यू नॉट आईसी तो अपन चालन धारा है जो साधारण धारा है, अब आईडी का मान हमने निकाल लिया है, दो मान चाहे जो रख दो, यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट डीई अपान क्या लिख सकते हो, dt। तो ये हमारा क्या है, एम्पियर के परिपथी नियम का संशोधित रूप। आपको इस फार्मूले को याद रखना है, कई बार पूछा गया है। एम्पियर मैक्सवेल की एम्पियर मैक्सवेल एम्पियर के संशोधित रूप है। ठीक है, ये संशोधित रूप का आपका क्या है, फार्मूला है मेरे भाई, फार्मूला है। क्या आई होप कि आप आंसर दे पाएंगे, आई होप कि आप आंसर दे पाएंगे। इसमें एक आंसर और बच रहा है, इसमें क्या है, एक आंसर और बच रहा है, एक आंसर क्या है और बच रहा है। क्या पूछ रहा था कि इसमें चालन धारा और कलांतर के बीच संबंध, यहाँ पे एक लाइन आंसर ये लिख सकते हो भैया, एक आंसर और पूछ रहा है इसका, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं विस्थापन धारा और चालन धारा। यहाँ पे विस्थापन धारा, सॉरी विस्थापन धारा धारा तथा चालन धारा के, सॉरी चालन धारा, चालन धारा को आईसी से लिखते हैं, विस्थापन धारा को आईडी से। चालन धारा विस्थापन धारा तथा चालन धारा के बीच जो कलांतर लिया जाता है, बीच कलांतर मेरे भाई एक 90 अंश होता है, कितना कलांतर, 90 अंश होता है। कलांतर कितना होता है, 90 अंश होता है। सर चालन धारा क्या है, अरे भैया इलेक्ट्रॉनों के किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के कारण जो बहने वाली धारा है उसको चालन धारा कहते हैं, और 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 परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण बहने वाली धारा को क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण बहने वाली धारा को क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा को भी आप डिफाइन कर दो यहाँ पे, विस्थापन धारा को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा कि विस्थापन धारा क्या है, विस्थापन धारा। थोड़ा सा और छोटा करते हैं,
बस। तो विस्थापन धारा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेटों के बीच, दो संधारित्र के प्लेटों के बीच लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संधारित्र, संधारित्र की दो प्लेट ली थी ना, संधारित्र की प्लेटों के बीच, या मुक्त आकाश में लिख सकते हो, संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच परिवर्ती, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, के कारण बहने वाली, बहने वाली धारा को, धारा को विस्थापन धारा कहते, इसको आईडी से लिखेंगे। इतना आप लिखने के बाद आप ये इतना दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी मेरे भाई इसमें अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप सीधे जाइए चैप्टर नंबर 8, आप पूरा पढ़ लीजिए, जो डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई जितना प्रश्न पूछा है उतना ही मैं इसका आंसर दूंगा, जो चीजें होती है मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए एक प्रश्न मेरे भाई और है, ये हमारे पास लास्ट प्रश्न है। तो ये लास्ट प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए नया लग रहा होगा। ये जो लास्ट प्रश्न है आपके लिए नया है, क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का व्यंजक प्राप्त करना। अरे बाप रे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या है, चाल का व्यंजक प्राप्त करना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है भैया। क्या प्राप्त करना है, व्यंजक। तो आइए निकाल लेते हैं। आसान है पर थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। तो भैया देखो, सीधी सी बात है कि भाई मैक्सवेल साहब ने क्या कहा था। मैक्सवेल की बात है, यहाँ लिख देंगे सीधा सीधा आंसर क्या है इसका, आंसर लिख लिया करो। विद्युत चुंबकीय, पहले तो हेडिंग लगा दो कि विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का व्यंजक, व्यंजक पूछ रहा है, व्यंजक निकालते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भैया, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा। अब क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का व्यंजक निकालना है। तो भैया मैक्सवेल के अनुसार, यहां लिख देते हैं, मैक्सवेल, वैज्ञानिक मैक्सवेल, जानते हो ना इन लोग को। मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल ने ही फार्मूला दिया था ये वाला। मैक्सवेल के अनुसार, किसके अनुसार सर, मैक्सवेल के अनुसार, किसके अनुसार सर, मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होती है, चाल, चाल शी बराबर 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है सर, ये हो गया, ठीक है। ये मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र है। ठीक है सर। अब जब लिखते हैं, ये तो क्या है, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए बताया गया है, वायु या निर्वात के लिए। ठीक है सर। जब विद्युत चुंबकीय तरंग किसी माध्यम में, माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, क्या करती है, माध्यम में क्या करेगी, प्रवेश करती है, तब क्या होगा जरा सुनना। जब विद्युत चुंबकीय तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल, उसकी चाल क्या हो जाती है, देखो ये हो जाती है v बराबर
1/√ऑफ म्यू एप्सिलॉन। अब यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से, जो वायु निर्वात के लिए होता है वो चाल सी लिया जाता है। वायु निर्वात के लिए जो विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन नॉट है, जो चुंबकशीलता है वो म्यू नॉट होती है, वो पहले मैंने लिख दिया। फिर जब माध्यम में चाल प्रवेश करती है तो माध्यम के लिए जो विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन होता है और जो चुंबकशीलता है वो म्यू होता है। ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब चूंकि मुझे एक चीज पता है इन दोनों का मान, चूंकि एक चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्या, कि जो म्यू बराबर होता है ना, म्यू, जो यहाँ पे देखो सुनो, कल मैंने बताया था जो अपेक्षिक विद्युतशीलता है म्यू आर, वो क्या होता है, वो क्या होता है आपको बताया था, म्यू बटे म्यू नॉट बताया था। यहां से हम कहेंगे तो हमारा म्यू नॉट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और म्यू नॉट एप्सिलॉन, सॉरी सॉरी म्यू आर हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमें पता चल गया निर्वात का, क्या पता चल गया, निर्वात की हमें क्या पता चल गई, निर्वात की हमें क्या पता चल गई, क्या पता चल गई, चुंबकशीलता। निर्वात की हमें क्या पता चल गई, चुंबकशीलता। ये हमारी क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। ये ठीक है। फिर इसी प्रकार से एक और चीज आपको विद्युत में पढ़ाया जाता है, एक और चीज आपको क्या पढ़ाया जाता है, विद्युत में। जो विद्युत में पढ़ाया जाता है क्या, विद्युत में पढ़ाया जाता है क्या, कि जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, जो आपेक्षिक विद्युतशीलता उसे के लिखो, या अपेक्षिक जो विद्युतशीलता होती है उसको हम लोग के से लिखते हैं या एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। ये होता है क्या, ये क्या होती है कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या होती है, ये जैसे आपेक्षिक विद्युतशीलता आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया जाता है, और जो अपेक्षिक अपेक्षिक विद्युतशीलता आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया जाता है, अपेक्षिक चुंबकशीलता चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया जाता है। दोनों मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि निर्वात की विद्युतशीलता, सॉरी, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात अपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। तो यहाँ से दिस एम्प्लॉय करेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन आर बराबर, सॉरी, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ये दो चीज निकल के आई। अब आप दो चीज निकल के, ध्यान से सुनो, मैं हर एक बात को अभी लिख दूंगा कौन सी चीज क्या है, चिंता नहीं करेगा। अब इन दोनों का मान, म्यू का और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन का मान देखो, ध्यान से समझो समझो समझो, ग्रीन कलर देखो, इसका मान और इसका मान, यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। समीकरण 1 में, आगे चलो, आगे बढ़ो, लिखूंगे समीकरण 1 में म्यू व एप्सिलॉन का मान भरने पर, भरने पर, ठीक है सर। तो देखो भैया क्या था, ये v बराबर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√, अंडर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा म्यू नॉट और म्यू आर हो जाएगा, फिर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, इसको और इसको पास पास लिख सकता हूँ। तो इसको रूट, दोनों में रूट में है, तो इसको हम लिख सकता हूँ 1/रूट म्यू एप्सिलॉन नॉट। अब फिर इसको रूट में अलग से लिख देता हूँ 1/म्यू आर और एप्सिलॉन आर, लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों रूट में है। इसके बराबर तो क्या होता है, प्रकाश की चाल है, देखो इसके बराबर प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे c, v बराबर हो जाएगा c/√ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना जी, बोलो 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 बोलो, ये हो जाएगा चाल, एक चाल संबंध। अब यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू है, अब चूंकि एक चीज तुम्हें और याद रखना, यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू है ना, वो भाई ये जो, चूंकि ये चीज आपको याद रखना है
यहाँ पे ये जो है ना म्यू नॉट अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन आर आपेक्षिक, सॉरी सॉरी म्यू नॉट नहीं है, आर आर है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता और आपेक्षिक चुंबकशीलता का जो गुणनफल है वो यन के बराबर, तो माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है बराबर, यानी यन के बराबर होता है। तो इसके स्थान पे यन लिख देंगे, तो v बराबर हो जाएगा c अपान एन। ये हो जाएगा माध्यम विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निकालने का फार्मूला। विद्युत चुंबकीय तरंग चाल निकालने का क्या है फार्मूला है। बहुत छोटा फार्मूला, लेकिन देखो कितना बढ़िया आया। यही फार्मूला हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पे n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। अब जो चीजें आप नहीं जानते हो मैं इसके यहाँ पे साइड सब कुछ आपको साइड में बता दे रहा हूँ, साइड में का यही बता देता हूँ। जो चीजें आप नहीं जानते हो उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। कौन सी क्या चीजें, ए भगवान हट जाए यार। देखो यहाँ पे चार चीजें आपको मिली, एक आपको ये मिला, एक आपको ये मिला, एक आपको ये मिला और एक आपको ये मिला। कई सारी चीजें मिली, ये मिला और कई लोग मिले ना यार, कितने लोग की लिखी। चलो, और एक आपको इधर लिखता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, नहीं आ पाएंगे सब लोग। तो यहाँ पे देखो सबको लिख दे रहा हूँ कि कौन सी चीजें क्या हैं। इसको हमें इधर लिखना है, थोड़ा इधर सस्का दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबको लिख दे रहा हूँ कौन सी चीज क्या थी। तो देखो यहाँ पे क्या क्या मिला, एक एप्सिलॉन मिला, एक एप्सिलॉन नॉट मिला और एक एप्सिलॉन और मिला। फिर क्या मिला, म्यू मिला, म्यू नॉट मिला, फिर म्यू आर मिला। ये सब लिख दे रहा हूँ। हालांकि जो बच्चे पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैंने बैक में जाके देखो सारी चीजें मैंने बताई है, पीछे को चीजें आपको याद। ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। ये संबंध बड़ा काम का है। और ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है। फटाफट मेरे साथ ही साथ लिख लो भैया, निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या है, और ये आर होना चाहिए। ये क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक बोलो, सापेक्षिक बोलो, आपेक्षिक विद्युतशीलता। और ये क्या है, चुंबक, माध्यम, माध्यम की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। और ये क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता यानी यही, ठीक है। ये क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या इतनी बात अब क्लियर हुई, क्या इतनी बात क्लियर हुई, अपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है। ये हो गया आपका डेरिवेशन। तो हमने क्या किया मेरे भाई, फर्स्ट वाली फिजिक्स हम लोग डेरिवेशन के हिसाब से खत्म कर दिए। डेरिवेशन के हिसाब से पूरी क्या है, खत्म हो गई मेरे भाई। अब हम लेके आने वाले हैं आपके पास लाइट के, अगला जो लेक्चर होगा वो लाइट के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे आएगा। और मेरे भाई आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हाँ वीडियो बहुत अच्छा लगा। जब देखो कमेंट तब किया करो जब आप पूरा वीडियो देख लो, देखने के बाद फिर बताया करो कि सर वीडियो ऐसा था। कोई अगर दिक्कत है तो मेरे को बताया करो जरूर, ठीक है मेरे भाई। तो ये मैंने क्या किया, आज का ये टॉपिक जो है पूरी तरह से कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। और ये फर्स्ट फिजिक्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मेरी तरफ से खत्म हो गया। अब आप इसको नोट्स बना के मेरे भाई तैयार करते चलो। बस क्या करोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई क्या करना है, तैयार करना है। बस क्या करना है, सिर्फ सिर्फ तैयार करना है। तो भाई हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे पढ़ाकू आर्मी, सबको गुड नाइट। एंड ये जरूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।